हाँ। करें स्टार्ट। अपना टॉपिक है आज का एस ब्लॉक। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज मीन्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बताओ उसकी क्या डेफिनेशन होगी। ना ना, एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक का डेफिनेशन होगी, हाँ, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन के सबशेल में एंटर करे एस में, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। बताओ एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, दो। इसलिए ग्रुप भी कितने होते हैं, दो। पी में कितने जा सकते हैं, इसलिए ग्रुप भी 6। डी में कितने जा सकते हैं, इसलिए ग्रुप भी 10 होते हैं, है ना। और एफ तो आपको याद है इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं, इसलिए उनके ग्रुप और पीरियड एक ही होते हैं। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं बेटा, दो। पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो दो ग्रुप हैं, वही ग्रुप किसके हैं, एस ब्लॉक के। बताओ ग्रुप वन को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। व्हाट इज मीन बाय एल्कली हेयर, बेसिक नेचर, यानी कि उनके सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, बेसिक। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। और आप याद करो छोटी क्लासेस में आता था एल्कली की डेफिनेशन, bases which are water soluble are known as alkalis। अब आ जाओ ग्रुप टू पे। ग्रुप टू में हमें यहां पर बोलना होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। और यहां पर अर्थ इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड किस में मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें आप याद करो एक ऐसा मेंबर है जिसको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते, बेरिलियम। एक्सेप्ट बेरिलियम। अब आप मुझे बताओ बेरिलियम को हमने क्यों ग्रुप निकाला कर दिया। हाँ, ना ना, डायगोनल नहीं। इसका तो खुद का रीजन है, इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स किस नेचर के हैं, एम्फोटेरिक। कि बीईओ और बीईओएच होल ट्वाइस किस नेचर का है, एम्फोटेरिक। जबकि याद है सबके, बाकी सबके बेसिक होंगे, बाकी सबके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक। इसके अकेले का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, इसलिए इसको क्या नहीं कंसीडर करेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल कंसीडर नहीं करेंगे। क्या हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाले मेटल्स क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट। और ये रिलेटिवली कैसे हैं, हार्ड, ठीक है। अभी बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। सेकंड, इनका कॉन्फ़िगरेशन है NS1, इनके लास्ट में क्या आएगा, NS2। इनमें एक रेडियो एक्टिव कौन सा है बताओ, फ्रांशियम। और इसमें रेडियम। यानी कि दोनों ग्रुप्स में एक एक एलिमेंट कैसा है, रेडियो एक्टिव है। इसलिए ज्यादातर केसेस में हमने इनकी स्टडी नहीं की, अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। अदर देन दिस, अब इसमें सबसे पहले हमें ये एक चीज समझनी है कि सर ये मेटेलिक बॉन्ड की बात हमने अभी तक नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सॉफ्ट और हार्ड का रीजन है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड पे। बुक लाए हो सब। अब आप देखो आपके बुक का जो पेज नंबर 121 है, उसके लास्ट ही लास्ट में एक रिलेशन देखो, बिल्कुल नीचे ही नीचे। वो रिलेशन जो है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेटेलिक बॉन्ड, जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास, उसका मेटेलिक लैटिस उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के। और जब ये बात डी ब्लॉक की करेंगे तो वहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। दोनों में डिफरेंस आया बेटा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड। तो जब मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा तब मैं इस रिलेशन को किस चीज से चेक करूंगा, अनपेयर्ड से। और जब मैं एस ब्लॉक की बात करूंगा तो मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है मैंने, स्ट्रेंथ के। अब सबसे पहले तो ये समझा जाए कि सर मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। एक मॉडल है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसने इस बॉन्ड को समझाने की कोशिश की है। तो हम भी समझते हैं उसमें क्या बोला गया है। मान लीजिए ये मेटल का पीस है। अब मेटल के पीस में सारे ही तो एटम एक जैसे होंगे। जैसे मान लो आयरन है, तो सारा का सारा मेटल किसका होगा, ये आयरन के ही तो एटम होंगे ना बेटा। अब बताओ इनमें आखिर में ये बॉन्ड कैसे बन गया, क्योंकि हमने कोवेलेंट पढ़ा, हमने आयोनिक पढ़ा। इनमें ऐसा क्या हो रहा है, क्या आपस में शेयरिंग कर सकते हैं क्या ये? अगर शेयरिंग करते तो इस बॉन्ड को क्या बोल देते, कोवेलेंट बॉन्ड। आयन बना दे तो क्या बोलते, आयनिक बॉन्ड। वंडरवॉल बॉन्ड हो नहीं सकता। तो फिर इसको एक नया नाम दिया गया, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ मेटेलिक बॉन्ड कैसे डिफाइन करूं मैं, इनके बीच में अट्रैक्शन कहां से आ गया, और वो भी इतना ज्यादा कि मेटल को आप जो है इतने डिग्री पे हीट करते हो जब जाके मेल्ट होगा। और किसी किसी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी कम, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, कि मरकरी तो किस स्टेट में पहुंच गया, लिक्विड में। यानी कि कई बार तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा और कई बार मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी कम। आप सोचो और मुझे बताओ। कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में? कहीं तो पढ़ा होगा, अपना टाइम ले लो, कहीं से देखना है देख लो, पर बताओ। बुक में दे रखा हो कहीं देख लो, और मैं बताऊं कहां दे रखा है, केमिकल बॉन्डिंग। देख लो एक बार। मुझे सरप्राइज है कि आप लोगों ने अभी तक देखा क्यों नहीं। देख लो, अब देख लो। देखो ऑनलाइन में एक बच्ची बोल भी रही है कि सॉलिड स्टेट में पढ़ा दिया। पढ़ा है क्या सॉलिड स्टेट? अच्छा आपकी नहीं हुआ। अच्छा चलो देखो बोर्ड पे। जब वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई मेटल है, बोर्ड पे समझना है, ये मेटल है, इसके वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसी मैग्नेटिक फील्ड और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऑर्बिट से थोड़ा दूर हो गया, यानी कि अपने ऑर्बिट से थोड़ा बाहर निकल आया, तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने के लिए इस पूरे एटम की पेरीफेरी पे कौन सा चार्ज जनरेट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला फेरी फेरी बन गया, अब इस एटम को एक नया नाम दिया गया है, कर्नेल। क्या बोलते हैं इसको, कर्नेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप याद करो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर हैविंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच का, कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो क्या अकेले एक ही एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन होगा, सभी के पास होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन इन सारे मेटल्स के बीच में क्या करते रहते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सीमेंट की तरह काम करते हैं। और उसी बॉन्ड को हम क्या नाम दे देते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ये बॉन्ड डायरेक्शनल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो सारे डायरेक्शन में घूमेगा। इसीलिए आप देखो मेटल को आप किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई बोले कि मेटल को यूं ही बेंड किया जा सकता है ना, उसको रिवर्स भी बेंड कर दो। उसको आप पीट पीट के किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर में। दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। उसको पीट पीट के चद्दर बना सकते हैं, दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी।
है ना। तो वो जो कैरेक्टर है वो किस बॉन्ड की वजह से आता है, मेटेलिक बॉन्ड की वजह। अब जिसके पास वैलेंसी शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी उतने ही ज्यादा। बताओ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी कि सेकंड की? सेकंड की आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं घूमने के लिए। किसकी हार्डनेस ज्यादा आएगी, फर्स्ट की सेकंड की? क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड बनने की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर ये जो रिलेशन लिखते हैं, ये मैंने पहला रिलेशन किसके लिए लिखा है, एस ब्लॉक के लिए। ये वाला इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा तो कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, डी ब्लॉक। अपना नेक्स्ट टॉपिक डी ब्लॉक रहेगा, उसमें ये रिलेशन काम आएगा। तो मैं यहीं पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो समझो, ये वाले सॉफ्ट हैं क्योंकि इनके बीच में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कम है। ये वाले हार्ड है क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। बढ़ जाने से मेटेलिक मेटेलिक इंटरेक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसको डी ब्लॉक पे अप्लाई करके देखते हैं। पहली बात बताओ, मेटेलिक बॉन्ड की छोटी सी डेफिनेशन देनी होगी तो क्या देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कर्नेल? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम। तो पॉजिटिव पार्ट अब बन गया वो, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे क्या जा रहा है, दूर। और आपको याद है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। और आप तो देखा है हमने, कॉम से भी चार्ज जनरेट हो जाता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा बाहर करने के लिए कुछ भी आउटर एक्सटर्नल फील्ड बहुत होता है। और यहाँ तो देखो सभी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इसलिए ये बॉन्ड सारे तरफ नॉन डायरेक्शनल तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड सिर्फ यही मिलता है मेटेलिक बॉन्ड्स में, यानी कि मेटेलिक लैटिस में, और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी तो कौन कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ये तो तीन। और बाकी दो वो होते हैं वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन। नहीं, देखो बेटा, ये मैंने बोर्ड पर अगर एक डॉट भी लगा दिया तो इसमें मिलियन ऑफ एटम्स हैं, तो यहाँ डिस्टेंस का तो मैटर ही नहीं होता। यहाँ डिस्टेंस का तो मैटर ही नहीं होता। अपनी ऑर्बिट से इतना भी बाहर हुआ तभी क्या क्रिएट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो आप, मेटल कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, कितना कॉम्पैक्ट होता है, बहुत कॉम्पैक्ट। तो वहां पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन जरा सा भी अपना ऑर्बिट से आउट हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाए, बस कर्नेल का फॉर्मेशन हो जाए। क्यों? इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। वायर, एल्यूमिनियम के वायर, आयरन के वायर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने लगता है और वो पूरे में क्या करने लगेगा, तो ना। पर बॉन्ड तो स्ट्रांग है, तभी तो मेरे को मेटल का पीस किस स्टेट में मिल रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा ना है। इसका मतलब बॉन्ड तो है ही, आयनिक नहीं है, कोवेलेंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तभी तो कौन सा बॉन्ड बता रखा है, मेटेलिक बॉन्ड। क्यों? एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन नहीं हो गया है? ये रहा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, कर्नेल और मोबाइल के। और इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी छोड़ना होगा, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रोटेट करेगा। रोटेट करने के लिए वो पूरे इस मेटेलिक लैटिस में कहीं भी घूम सकता है। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं, एक मिनट बोर्ड पे देखो, रुक जाओ लिखने से पहले। बताओ, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट के पास होगा, है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम के पास। क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो इसकी मेटेलिक लैटिस स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा।
और सबसे ज्यादा होने की वजह से इस पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? क्रोमियम का। और सबसे कम किसका बताओगे? जिंक का। क्यों बोलोगे जिंक का? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसीलिए उनका मेटेलिक मेटेलिक इंटरेक्शन सबसे कम। अब चलो इस ग्रुप में नीचे, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। व्हाट इज द यूज ऑफ टंगस्टन इन आवर डेली लाइफ? फिलामेंट में। इसका मतलब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता हूं तो मेटेलिक मेटेलिक इंटरेक्शन बढ़ जा रहा है, तभी तो इसका यूज किस में हो रहा है? टंगस्टन में। और इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किससे भी ज्यादा हो गया? अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। किससे ज्यादा? सबसे ज्यादा। तो एक ऑब्जर्वेशन मेरे दिमाग में आया ना कि ऊपर से नीचे आने पर डी ब्लॉक में मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। और उसका पता किससे लग रहा है मुझे? कि सर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। तो हर मेंबर जो नीचे होगा, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, उनमें मेटेलिक मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती चली। यही रीजन हमें आगे भी बताना रहेगा। तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड का हम ऑब्जर्वेशन किससे ले रहे हैं? प्रैक्टिकल वैल्यू से। कि सर देखो हर ग्रुप में हर पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट चलूं, अब इस वाले में चलूं, तो ये 4D सीरीज चालू हो गई। 4D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका आ गया? मोलिब्डेनम का। 3D सीरीज में किसका आ गया? क्रोमियम का। और 5D सीरीज में किसका आ गया? टंगस्टन का। तो मेरे दिमाग में बात क्लियर हो गई ना कि जैसे जैसे मैं डी ब्लॉक में नीचे जाता हूं, मेरे पास स्ट्रक्चर कैसी होती चली जाती है? कॉम्पैक्ट। अब स्ट्रक्चर कैसे होगी कॉम्पैक्ट? जब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जब स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होती है तो बताओ डेंसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं? होती है। इसलिए हर ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, हमेशा डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज। देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास में इंक्रीमेंट हमेशा ही क्या मिलेगा? ज्यादा। और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कम। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आपको याद है धीरे धीरे डी का इलेक्ट्रॉन आता है, एफ का इलेक्ट्रॉन आता है। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन में क्या कम होती है? शील्डिंग। शील्डिंग कम होने से क्या इंक्रीज हो जाएगा? जेड इफेक्टिव। इसी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपने हमेशा ही ध्यान दिया हो तो हमने बोला था जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, क्योंकि साइज उतना नहीं बढ़ रहा होता है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा। पहली बात तो हर ग्रुप में ऊपर नीचे आने पर क्या चीज इंक्रीज होगी? डेंसिटी, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। और ये इंपैक्ट डी ब्लॉक में ज्यादा। किससे पता लगा डी ब्लॉक में? आप बताओ पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा डेंसिटी किस एलिमेंट की है? वो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। ऑस्मियम, इरिडियम। क्या ये 5D सीरीज के मेंबर्स हैं? यस सर। तो हम सारी प्रैक्टिकल वैल्यूज से ही तो ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया? कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज, ऊपर से नीचे आने पर डी ब्लॉक में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज। बट वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे भी डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले गए, वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्लाइन हो गया। और आप देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी अपने अपने पीरियड्स में सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं का। तो मरकरी ने तो अपना कौन सा फिजिकल स्टेट बना लिया बेटा? लिक्विड ही बना। ठीक है। अब आप लिख लीजिए। ये वाला पार्ट तो हम फिर से पढ़ेंगे जब हम कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे होंगे? डी ब्लॉक। पर ये बात याद रखना जो मैंने यहां बोली है, ये रिलेशन जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये स्पेसिफाई है किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। किसको एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं।
जा नहीं रहा है भाई, जा नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करता है। ये तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गए ना। इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना मूव करता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। उससे हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना घूमता है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही अपनी ऑर्बिट में रहता है। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता तो हम निकाल लेते ना इलेक्ट्रॉन को। ये तो सब इमेजिनरी बातें हैं बेटा। अब हमें देखो, आपने बॉन्ड शुरू में छोटी क्लासेस में कौन से पढ़ते हो आप? कोवेलेंट और आयनिक। और जब बड़ी क्लास में आए तो आपको पता लगा ना कि कोई और बॉन्ड भी हो सकता है। मान लो कोई आपसे बोले कि मेटल में बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, तो जब तक आपको नहीं पता था तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारे एक जैसे एटम है। मैं कैसे बताऊंगा कि इसमें आयनिक बॉन्ड है? क्योंकि आयनिक तो नहीं हो सकता, एक मेटल और एक नॉन मेटल चाहिए। फिर हम बोलते हैं कोवेलेंट है। कोवेलेंट भी कैसे बोलेंगे, शेयरिंग तो हो ही नहीं रही है। फिर बचा कौन सा बॉन्ड, कि कोई नया बॉन्ड होगा। उसी नए बॉन्ड को जस्टिफाई करने के लिए कौन सा मॉडल आ गया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब बॉन्ड भी इतना स्ट्रांग है, बॉन्ड भी तो स्ट्रांग है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा होता है। तो हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई एक तरह से कुछ ऐसा अट्रैक्शन है जो अंदर ही अंदर बन गया होगा। तो अंदर ही अंदर हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक तो मेटल और उसका इलेक्ट्रॉन। इसलिए उनके बीच में हमने एक बॉन्ड बना दिया कि भाई इसी से बना होगा मेटेलिक बॉन्ड। हम क्यों बोलते हैं बनाना बॉन्ड? हमें वहां समझ ही नहीं आया कि यार और कौन सा डाइमर बन सकता है, कैसे बन सकता है, इसलिए हमने कौन सी थ्योरी बना ली, बनाना की। तो सब थ्योरेटिकली तो चल रहा है। एमओटी का एग्जिस्टेंस किस पर बेस्ड है? थ्योरेटिक। पहले क्या होता था, साइंस नहीं होती थी, है ना। अर्लियर स्टेज में आप कहते सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, एरिस्टोटल, है ना। उससे पहले साइंस का कोई नाम ही नहीं जानता था। सब लोग किस पे बात करते थे? जैसे स्टूडेंट बैठ जाते थे, गुरुजी बैठ जाते थे, आपस में क्या करते थे बात? लॉजिकली। आपने कोई बात बोली, मैंने कोई बात बोली, बस फाइनली जहां पे मेरे लॉजिक खत्म हो गया और आपका जीत गया तो आपकी बात मान ली। आपका खत्म हो गया, मेरे 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 पास एक और पहुंचा है तो मैंने अपनी बोली। तो पहले क्या होते थे, अपन इस तरह से बात करके ऑप्शन आते थे। फिर धीरे धीरे साइंस आई। आप याद करो, उसने अरिस्टोटल ने बोल दिया था कि सन घूमती है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ नहीं घूमती सन के चारों तरफ। इस तरह की पहले ऐसा बोला जाता था कि अर्थ स्टेशनरी है और सन घूमता है, यही चलता था। फिर प्लूटो ने एक दिन बोल दिया कि ऐसा नहीं, उल्टा होता, उसको जेल में पटक दिया। कई सालों तक जेल में रहा वो। हाँ, ऐसे ही एक और साइंटिस्ट का नाम था, हाँ, गैलीलियो। बाद में जब उसके स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि गुरुजी सही बोल रहे हैं तो उनको जेल से निकाला। तो भाई पहले तो सारा का सारा किस पे चलता था, बात बात पे ही। अब थोड़ा सा उसके लिए क्या बन गई, थ्योरी। तो थ्योरी भी तो एक तरह का क्या है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बस और कुछ नहीं। आप प्रवचन सुनने जाते हो वहां पे वो क्या करते हैं गुरुजी, यही तो थ्योरी समझाते हैं आपको, जो आपने पढ़ी हुई होती है। आपको नहीं पता कि गंदे काम नहीं करने चाहिए, पर आप वहां सुन के ज्यादा मजा आता है। आपको बोलते हैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये तो हमें भी पता है, पर जब कोई और बोलता है तब समझ में आता है। तभी तो उनको प्रवचन बोलते हैं। अब वहां पे क्या होता है, एक साइड से सुनना पड़ता है, इसलिए आप सुन लेते हो, दोबारा नहीं जाते अपन जैसे लोग तो। जिनको भरोसा होता है वही पहुंचते हैं फिर वहां दूसरे राउंड में। चलो ये हो गया, ये हटा दूं। अब चलते हैं इसमें। आप याद करो, हमने जब पीटी पढ़ रहे थे तो रेडियस का एक ट्रेंड बताया था, एम और एन करके। अब वही ट्रेंड हमें यहाँ पर देखना है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इधर कौन कौन होंगे बेटा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे छोटा साइज किसका? बेरिलियम। बस ऐसे चलते हैं, एम और एन। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? तो सबसे हार्ड भी होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जिसका साइज जितना कॉम्पैक्ट उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा। ये सबसे लार्जेस्ट है, तो भाई ये सॉफ्ट भी है। ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा ध्यान से, इन तीनों का साइज एक्स्ट्रा लार्ज है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि आप देखो, सोडियम के बाद ये इधर मुड़ गया और लौट कर आया जब 1 2 3 4 को क्रॉस करके आया, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा।
तो ये तीनों अक्सर कर साथ चलेंगे, अक्सर कर साथ, यानी कि इनका साइज हमने क्या मान लिया है, लार्जेस्ट। वैसे तो सीजियम सबसे लार्जेस्ट है, पर ये भी लार्ज में काउंट होंगे। ये तीनों एक साथ चलेंगे, इन तीनों ने अपना ग्रुप बना लिया, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, और बाकी ये चारों भी अपना ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरह से जब इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करोगे तो साइज वाइज ज्यादा चलेंगे हम। साइज में किन के साइज को सबसे स्मॉलेस्ट बोलेंगे, बेरिलियम तो स्मॉलेस्ट है ही, पर उसके साथ लिथियम, और लिथियम का डायगोनल, तो ये तीनों साथ चल गए, है ना। ये तीनों साथ रहेंगे, और कभी कभी किसको भी रख लेंगे। इसमें सबसे फंसा हुआ कौन है, सोडियम, क्योंकि वो छोटों में भी नहीं बैठ पा रहा, बड़ों में भी नहीं बैठ पा रहा, इसलिए वो बेचारा बीच में ही घूमते रहेगा, नाराज सा, क्या रहेगा, थोड़ा नाराज सा रहेगा। अब इसको ध्यान रखना, इसका यूज करेंगे आज हम कहीं। सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा सा हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू पर बेस्ड आता है, तो चाहे तो याद करें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा हौच पौच है। सबसे पहले ग्रुप 1, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। समझ गए, ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज करेगा, है ना। हाँ, उल्टा लिख दिया अपन ने। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब बात करें किसकी, ग्रुप 2 की। मेल्टिंग और बॉइलिंग क्यों हमेशा डिक्रीज करेगा, साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होने से स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम कॉम्पैक्ट हो रही है। मैं डेंसिटी का ट्रेंड लिख किया था बेटा, है ना। अब बात करते हैं इसमें, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अलग रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अलग रहेगा। देखो हमने कैसे याद किया था ग्रुप 2 को, बताओ बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही था। अब जैसे ही बेटे ने डिमांड की, तो वो वही है डिमांड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पर कौन नाराज हो गई, माता जी, इसीलिए वो पीछे चली गई। कहां चली गई, पीछे, कार में कहां बैठ गई है, पीछे जाके। ठीक है, अब पीछे कौन कौन दोनों साथ बैठ गए, पिताजी और माताजी। इनमें हो गई लड़ाई, क्योंकि थोड़ी देर में बहसबाजी चालू। बेटे की डिमांड तुमने पूरी कर दी, मैं जब से कुछ मांग रही हूँ तुम दे नहीं रहे हो, तो बाप ने कहा यार ये चिक चिक हो रही है, मैं आगे बैठूंगा आके। इसीलिए जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो पिताजी जंप करके आगे बैठ गए, और माताजी अभी भी पीछे ही बैठी है ना। तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आपने घर पे भी देखा होगा ना, आप पापा से कुछ डिमांड करोगी तो सबसे पहले कौन नाराज होगा, माता जी। भाई का तो हक बनता है ना, क्योंकि वो आपसे छोटा है, बड़ा होगा तो उसको तो मांगे, पर माता जी का हक ज्यादा बनता है बेटा, है ना, क्योंकि वो बहुत टाइम से कुछ ना कुछ मांग ही रहे थे। अब इसी को डेंसिटी का ट्रेंड बनाओ। अब इसी पे हम क्या कर लेते हैं, डेंसिटी भी लिख लेते हैं। डेंसिटी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि किस पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम पर, बट इंक्रीज इन मास इज मोर डोमिनेटिंग। क्या होगा, मास में इंक्रीमेंट किससे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, वॉल्यूम से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आने पर वॉल्यूम बढ़ता तो है, पर उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम। जैसे मान लो पहले गैप होगा 40 पीएम का, तो फिर गैप रह जाएगा 11 पीएम का, फिर नीचे आने पर गैप हो जाएगा 9 पीएम का। तो धीरे धीरे मास ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से बढ़ रहा होता है, पर वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो तो रहा है, पर इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और नीचे आपने देखा है सीजियम और फ्रांशियम का तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। क्यों हो जाता है सेम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर किस चीज में इंक्रीमेंट ज्यादा है बेटा, मास में। वॉल्यूम में भी है, पर उसका मैग्नीट्यूड कम है। अब यहां देखो, ग्रुप 1 में डेंसिटी का ट्रेंड बनाए तो एक चेंज आएगा। लिथियम के बाद किसको आना था, सोडियम को, एज पर
दिस सीक्वेंस पर कौन आ जाएगा? पोटेशियम। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? लिखना रूबी के साथ। कैसे याद करेंगे? लिखना रूबी के साथ, क्योंकि हमने यहां पर कैसे याद किया था? लीना की रब से फरियाद, वही है। पर अब लिखना किसके साथ? रूबी के साथ। तो लिखना से आपको याद रहेगा कि भाई यहां पर के पहले आएगा और एन बाद में। और यहां पर तो पूरा मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसका ट्रेंड देखो तो क्या दे रखा है? बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और, ठीक है। यहां पर हमारे पास थोड़ा सा ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया। आप देखो, कार मांगी है ना, किसने मांगी थी? बेटे ने। और किसकी सरकार है? पिताजी की। तो यहां पे हम कैसे याद रख लेंगे? बाप की सरकार। तो बेटा माँ जी के साथ चला गया। बाप की सरकार, बेटा माँ के साथ कार में है ना। तो अपने को बस यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से याद करना है। तो ये हमारे पास किसका ट्रेंड आ गया है? डेंसिटी का। तो लिखना किसके साथ? लिखना रूबी के साथ। और वहां पर कार में माजी के साथ कौन बैठ गया? बेटा। अब ड्राइविंग सीट किसने हैंडल कर ली? पिताजी ने। उन्होंने कहा इनसे काम नहीं होगा, मैं ही चलाऊंगा। ये तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर है। और ये मेल्टिंग का अलग, बॉइलिंग का अलग। ये डेंसिटी का अलग, इसकी डेंसिटी का अलग है। उसका सेम ही रहेगा। उसमें मेल्टिंग भी यही है, बॉइलिंग भी वही है। आईपी का ऑर्डर बताओ। आईपी। अब आईपी तो हमें मालूम है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। पर अगर मैं फर्स्ट आईपी पूछूं तो बताओ, ग्रुप वन की ज्यादा होगी या ग्रुप टू की? ग्रुप टू की। क्योंकि ग्रुप टू में होता है NH2, मोर स्टेबल देन NS1। ठीक है। और सेकंड आईपी का ऑर्डर पूछे तो बेटा, अब ग्रुप वन का। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उनके पास क्या आ गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस बार ग्रुप वन की ज्यादा और ग्रुप टू की कम। रीजन क्या लिखेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा? ग्रुप टू की। क्यों ज्यादा? दो इलेक्ट्रॉन है सर, तो कंडक्टिविटी ज्यादा दिखाएंगे। और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ग्रुप टू की कंडक्टिविटी ग्रुप वन से ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो ग्रुप वन की +1 और ग्रुप टू की +2। +1 से ही इनको क्या मिल जाएगी? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनको कब मिलेगा? +2 में। और चाहो तो वो एक ट्रेंड अपन ने याद किया था कि भाई जहां पर ई लगातार दो आईपी का डिफरेंस 11 से कम होगा, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हायर में स्टेबल होंगे। और जिनका आईपी का डिफरेंस 16 से ज्यादा होगा, वो लो में स्टेबल करेंगे। पर मैंने कहा था इस ईसी से याद रखना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही नोबल गैस आ जाएगा, इसमें दो के जाने के बाद नोबल गैस आएगा। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहे हैं बेटा अभी अपने ना। फ्लेम टेस्ट। तो क्या करते हैं, प्लेटिनम के वायर पे, जैसे मैंने उसका स्पून बना लिया, उसके ऊपर अलग अलग मेटल को रखते जाते हैं। और नीचे से आपको याद है एक बर्नर पड़ा होता है लैब में,
मुनसन बर्नर, है ना, इस तरह की डिजाइन होती है उसकी। उसकी फ्लेम लेगा, फ्लेम लेने से क्या होगा, आईपी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होएगा। और आपको याद है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ट्रांजिट करता है, पहले हायर में जाएगा फिर वापस लोअर में आएगा। इसी ट्रांजिशन की वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं, कलर्स। ये हमने डीडी ट्रांजिशन वगैरह में देख लिया था। तो इसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है हीटिंग पर। जला नहीं रहे, याद रखना, जलानेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। हम उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, हीट हीट करके कलर देख रहे हैं। अच्छा, कौन एक कलर नहीं देगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। उन्होंने ये टेस्ट देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उनकी आईपी बहुत ज्यादा है। तो जिनके पास आईपी कम होगी वही ये टेस्ट देंगे। तो किन की आईपी सबसे ज्यादा है बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बाकी सबकी आईपीज कम आए। तो चलो देख लेते हैं, सबका अपना अपना एक कलर आएगा। लिथियम, लिथियम देगा क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन का मतलब होता है चटकीला, है ना, तड़क भड़क वाला, स्पार्कलिंग वाला, क्रिम्सन रेड। सोडियम का कलर आएगा गोल्डन येलो, येलो तो आएगा पर सुनहरा पीला। पोटेशियम का वायलेट, है ना, बैंगनी सा कलर। रुबिडियम रेड, रेड वायलेट दे रखा होगा। और सीजियम ब्लू। सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम है। बेरिलियम मैग्नीशियम ने मना ही कर दिया है। तो फिर हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम का कलर आएगा बेटा, अब हमारे पास कैल्शियम है ना, तो ऑलमोस्ट वैसे ही कलर आता है रेड, पर इस बार रेड थोड़ा सा वो चेंज हो गया, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। लाल में भी शेडेड है ना, क्रिम्सन और ब्रिक। फिर आएगा स्ट्रॉन्शियम, ये वापस से क्रिम्सन रेड, या इसको बोलो डार्क रेड, गहरा लाल, है ना। फिर उसके बाद बेरियम, एप्पल ग्रीन, ग्रीन में भी कैसा ग्रीन, एप्पल ग्रीन। सो दीज आर शेड्स। आप लोगों को तो ज्यादा अच्छे से पता होगा क्या। हाँ देख, इसने याद भी। अब यहां पर इसको याद कर लो आप ऐसे, LIC, LIC, सी मतलब क्रिम्सन रेड। नाग, कैसे कलर का नाग है, येलो कलर। केवी, केंद्रीय विद्यालय, है ना। रूबी स्टोन होता है एक, रेड कलर का, रूबी रेड। सी ब्लू, सी होता है ब्लू। हाँ पर रेड से याद आ जाएगा ना अपने को। कैब, कैब कौन से कलर की पकड़ ली, रेड कलर की, ठीक है। सरदार, सरदार। और ये बापजी, ये आता है राउडी राठौड़ में एक विलेन आया था, उसका नाम था बापजी। तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ कलर का आइडिया लग ही जाएगा। मास इज मोर डोमिनेटिंग देन वॉल्यूम। तभी तो डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज। हर जगह होगी बेटा डेंसिटी इंक्रीज, है ना। तभी तो इरिडियम और ऑस्मियम की डेंसिटी हमने क्या बताई, सबसे ज्यादा।
अच्छा लिखा नहीं था। हाँ ये कौन सा चल रहा है, आईपी। अच्छा फर्स्ट आईपी वाला रह गया ना। फर्स्ट आईपी किसकी ज्यादा, ग्रुप टू की। रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि सर वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एज कंपेरेटिव टू एनएस। और आईपी टू किसकी ज्यादा, ग्रुप वन की। सही तो लिखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से पहली मैं लिख रहा हूं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहीं पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं किस पे, मेटल सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, इलेक्ट्रॉन जाने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और हम बोलते हैं कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ photons on metal surface having low IP। किन्हीं के साथ पॉसिबल है बेटा, जिनकी आईपी कम हो। बताओ पूरे एस ब्लॉक में सबसे लो आईपी किसकी होगी, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो हमारे पास कौन है, सीजियम। इसीलिए सीजियम का यूज किस में किया जाता है, सोलर पैनल्स में, फोटोवोल्टेइक सेल्स में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी हमने किस में ज्यादा देखी है, डी ब्लॉक में। क्या रीजन था सर, साइज छोटे होते हैं, है ना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और उनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वही है कि इनमें से भी हर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेजर प्रॉपर्टी जो चाहिए वो ज्यादातर डी ब्लॉक में ही होती है, पर एस ब्लॉक के भी कुछ बना लेते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी चाहिए स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, और वैकेंट ऑर्बिटल्स। और इसीलिए हमारे इस वाले ब्लॉक में आपको याद करो, मैग्नीशियम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्लोरोफिल। तो दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लेस देन डी ब्लॉक। अच्छा इसमें भी कौन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कैरी करता होगा, मैग्नीशियम और बेरिलियम, क्योंकि उन्हीं की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या एसआरपी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन मुझे शॉर्ट में जल्दी से समझाएगा कि एसआरपी क्या होती है। और एसआरपी के साथ साथ आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईसीएस सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जल्दी से बताओ कोई भी वॉलेंटियरली, सर हमको याद है, पूरी सीरीज याद है हमको। तो सीरीज याद होगी ना आप लोगों को, बोल दो। अच्छा पहले तो एसआरपी याद कर लेंगे, चलो ना, वो तो आपको याद ही हो जाएगी। आप तो ये बताओ कि इसमें एसआरपी का क्या मतलब है और उससे क्या फायदा है हमको। हाँ देखो अब इधर बोर्ड पे समझ लो इसको आप, ये डी ब्लॉक में भी काम आएगा, यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसकी नेगेटिव में ज्यादा होगी उसकी पॉजिटिव में भी ज्यादा। मान लीजिए उसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, तो इसका मतलब वो दूसरों को जल्दी जल्दी रिड्यूस करेगा, तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। उस टर्म में देखोगे, और अगर इसको एसओपी देखोगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस हमें सीधा से ध्यान रखना है, अगर मैं कोई एक चीज कंसीडर कर रहा हूं तो जो नेगेटिव होगा वही उल्टा क्या मान लेंगे, उसका पॉजिटिव। मान लीजिए किसी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो उसकी कौन सी नेचर ज्यादा हो गई, रिड्यूसिंग। अच्छा, हम एसआरपी ही इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ही एसआरपी को माना गया है। अब डी ब्लॉक में कैसे काम आएगा जरा देखें। डी ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा जैसे मैग्नीज है, +2 से प्लस, ऐसे लिखा हुआ होगा। यानी कि कोई भी मेटल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं लिखूं तो या तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M+2 से M। तो एक्चुअल में देख तो हम ये रहे हैं कि कोई भी मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। तो जो जितनी जल्दी लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। उसकी कौन सी चीज वैल्यू नेगेटिव में किस क्या आ जाएगी, एसआरपी नेगेटिव आ जाएगी। तो लिखेंगे तो रिडक्शन में ही ना, तो रिडक्शन में देखो क्या लिख रहे हैं, +2 से प्लस आना, +2 से 0 पे आना। तो लिखते समय किस में लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव्स में। क्यों लिख रहा हूं नेगेटिव्स में, क्योंकि मैं बता क्या रहा हूं, एसआरपी। ठीक है, एसओपी लिखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए ना, एसओपी लिखूंगा तो पॉजिटिव हो जाए। पर ज्यादातर वेटेज किसको दिया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन में, एसआरपी। तो बस आप ध्यान रखना, जिसकी एसआरपी नेगेटिव, वो दूसरों के लिए क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का क्या करेगा, ऑक्सीजन। समझ गए। तो ऐसे ही सबको देखना है। अब एसआरपी के लिए मैंने आपको एक दिन बताया था 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। जैसे अभी यहां पर कितने लूज कर रहा है, 2, तो कितनी आईपी का सम लगेगा, फर्स्ट और सेकंड। ये याद नहीं कर सकता, ये याद नहीं कर सकता, पर मैं ये तो देख सकता हूँ ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसको फायदा हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तो उस बेसिस पे मैं इसको चेक करूंगा। बताओ जिंक की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उसको क्या मिलेगा, नोबल गैस, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, D10 आ जाएगा। तो इसीलिए उसकी वैल्यू आपको याद है, जिंक की वैल्यू कितनी आती है, -0.76। और कॉपर के केस में वही वैल्यू क्या आ जाती है, आपको याद है, +0.34। क्यों आ जाती है प्लस, क्योंकि सर उसकी सेकंड आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो हम आइडिया किससे लगाएंगे, आईपी की वैल्यू से, है ना। अब देखो, टाइटेनियम से चलते जाओ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो टाइटेनियम से जब वेनेडियम आया तो वैल्यू लेस नेगेटिव हो गई, और आगे आया और लेस नेगेटिव होती जा रही है। पर जैसे ही मैं मैग्नीज पे आया, एकदम से वैल्यू मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव होने का रीजन है ना कि मैग्नीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, D5। इसीलिए उसकी फर्स्ट और सेकंड आईपी क्या होगी, कम, फर्स्ट और सेकंड आईपी कम। पर अगर आप उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे तो क्या होगा, थर्ड आईपी ज्यादा, क्योंकि अब आपको क्या तोड़ना पड़ेगा, D5। इसीलिए उस समय उसकी थर्ड वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उसका एसआरपी वैल्यू किस में चला जाएगा, पॉजिटिव। पर वो कब जाएगा पॉजिटिव में, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन लोगे। अच्छा, जिंक से तीसरा इलेक्ट्रॉन लोगे तब वो भी नखरे करेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है। इसलिए उसकी वो वाली वैल्यू भी किस में जाएगी, पॉजिटिव। आपके पास मॉड्यूल पढ़ा है क्या, 5th वाला, एनसीईआरटी लाए हो कोई, मॉड्यूल में वैल्यू नहीं दे रखी होगी, देना बेटा मॉड्यूल। और अगर एनसीईआरटी हो तो आज जाकर आप एनसीईआरटी में E0 की वैल्यू चेक करोगे, है ना। वैसे तो मुझे ऐसे याद है कि सबसे पहली वैल्यू आती है -1.16 टाइटेनियम की, फिर वेनेडियम की थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्रोमियम की और कम हो जाएगी, और मैग्नीज की वापस से बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाने का रीजन क्या बोलेंगे बेटा अपन, कि सर उसकी सेकंड आईपी कम होगी फर्स्ट सेकंड, इसलिए एकदम से बढ़ गई। और लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए वैल्यूज क्या होने लगती है, लेस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं इसमें वैल्यू देनी हुई, नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी है, सीधे ही बस वो टॉपिक दे दिया इन्होंने, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप आज जाकर क्या चेक करोगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है,
वो टेबल सबको देखनी है जाके। वो टेबल में ई नॉट की वैल्यूज, टेबल में बहुत सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, आप नीचे से दूसरा या तीसरा कॉलम देखना जिसमें ये इस तरह से लिखा होगा, दूसरा या तीसरा कॉलम देखना जिसमें ये लिखा हुआ होगा, उसको फोकस करेंगे अपन। अच्छा वापस बैक टू द चैप्टर। एसआरपी, एसआरपी का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसकी वैल्यू नेगेटिव वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव वो बस अपने को यही ध्यान रखना है। अब आ जाओ, आप ये सब मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये सब डी ब्लॉक में रिपीट हो जाएगा। अब आप याद करो, आपने वैल्यू याद की होंगी ईसीएस में, वो सारा ट्रेंड वही है, ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर बीच में हाइड्रोजन आएगा, है ना, और फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब याद करो हाइड्रोजन, मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है, उसके बाद वालों का मैं लिख देता हूं, उसको हम याद करते हैं छापा से, छापा। अब आपको याद है यहाँ पे छापा में ये जो है छा, तो ये सी कौन है? कॉपर, है ना। ये कौन है? मरकरी। ये कौन है? सिल्वर। ये है प्लेटिनम और ये है गोल्ड। तो छापा युगट टू, छापा युगट टू, है ना। अब इधर आ जाओ, इधर आपने जो याद किया होगा, तो उसमें आपने याद किया होगा लेके बारह श्री कान्हा जी, लेके बारात श्री कान्हा। हाँ ठीक है, आपको जैसे भी याद हुआ हो ना, आप याद रखना, मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, लेके बारात श्री कान्हा। इसको इसलिए मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा कि ये जो मैं तीन पार्ट आज बनाऊंगा ये एच यानी कि हाइड्रोजन में भी काम आएंगे। तो पहला एक पार्ट, ठीक है, मांगे आलू मंजन कर, मांगे आलू मंजन कर, फेंक दो कबाड़ में, फेंक दो कबाड़ में, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। ठीक है, तीन पार्ट में इसलिए डिवाइड किया, ध्यान से सुनना। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर कर ही हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, ये हॉट वाटर से रिलीज करते हैं हाइड्रोजन, और बेटा ये स्टीम के साथ हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। इसीलिए मैंने इनको एक साथ यहाँ पे अलग अलग तीन पार्ट में, और आपने लगातार ऐसी ही पढ़ी होगी। सबसे ऊपर कौन था? लिथियम, फिर प्लम्बम, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव में काउंट होते हैं। आपने जो याद की थी उससे मैच करके देखो, उसमें एक आध मेंबर कम होंगे, वो इसमें ज्यादा आ गए होंगे, है ना। आप लिख लो, पहला वाला, पहला वाला पार्ट कैसे याद करोगे? लेके बारात श्री कान्हा, लेके बारात श्री कान्हा, मांगे आलू मंजन कर, है ना, मंजन मतलब टूथपेस्ट करके, और लास्ट में फेंक दो कबाड़ में, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। तो यहां पर एस एन को भी ले लो, सुनता में एस एन और पीबी, है ना। मांगे आलू मंजन कर, पहले पहले वाली में क्या लिखेंगे? लेके बारात श्री कान्हा, कौन जा रहे हैं लेके बारात? कान्हा। क्यों याद किया इसको अपन ने एक पार्ट में? क्योंकि ये सब कोल्ड वाटर के साथ ही हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं। ये वाला, ये इनको थोड़ा गर्म पानी चाहिए हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए, और ये किसके साथ रिलीज करेंगे? स्टीम के साथ। तो ये वाला मेथड हम किस में भी पढ़ेंगे? हाइड्रोजन में। फेंक दो, है ना, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, फेंक दो कबाड़ में। इसका तो छापा,
छापा किसके घर छापा मार दिया? युगट्टू के यहाँ। अरे युगट्टू नाम है, गट्टू नाम होता है ना, तो ये गट्टू है, वो युगट्टू है। आज अपने पास बहुत सारी चीजें आ गई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, डेंसिटी का ट्रेंड, और ये फ्लेम टेस्ट आ गया, और साथ में ये ईसीएस आ गई। ईसीएस को 3 पार्ट में इसलिए तोड़ दिया बेटा मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ोगे 146 पेज पर, तो आपको ये 3 पार्ट्स में मिलेगी। उसमें हमें बताना है कि कौन कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कौन हॉट वाटर के साथ रिलीज करेगा, कौन स्टीम के साथ रिलीज करेगा, और कौन रिलीज ही नहीं करेगा। हमने ईसीएस इसलिए पढ़ा क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको आप बोर्ड पे समझिए, मैं कुछ क्वेश्चंस बता भी रहा हूँ। अच्छा हाँ, सीरीज में कोई मेंबर ऊपर नीचे तो नहीं है ना आपकी पुरानी वाली सीएस में? मेंबर एक्स्ट्रा ही होंगे, पर ऊपर नीचे नहीं किए होंगे। पेज नंबर 146 पे देख लेना बेटा, हम उसको रिलेट करते जा रहे हैं हाइड्रोजन से। 146 में बहुत छोटी सी जगह पे लिखा होगा, हाँ, विद वाटर। सी नंबर का पॉइंट। इसको ऐसे बोलते कि भाई ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, ये सब एसिड में से किसको रिलीज कर देंगे? हाइड्रोजन को। और ये सब हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाए, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का पूछा जाए तो अनडाउटली मुझे किसको बताना है? लिथियम। किसको बोलना है बेटा? लिथियम। किस बेसिस पे बोले? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव। और दूसरे अगर लिथियम ना दे रखा हो तो रेस्ट को आप किस बेसिस पे बता देना? साइज पे। जिनका साइज ज्यादा उनका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको ईसीएस में दे रखा है, इसमें बहुत से मेंबर तो है भी नहीं सेकंड ग्रुप के। तो ऐसे केस में हमारे आंसर किससे होंगे? अगर लिथियम दे रखा है तो अनडाउटली हमारा मोस्ट रिड्यूसिंग कौन होगा? लिथियम। और बाकी को किस बेसिस पे बता देना? साइज। जिसका साइज ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा। ठीक है, चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सब लोग पहुंचेंगे पेज नंबर 134 पर, एक्सरसाइज 1। आ गए? अब जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उन्हें मार्क करिए और उसका आंसर करिए। मार्क करिएगा क्वेश्चंस, है ना? एक्सरसाइज 1 में से बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3।
क्या पूछा है? वीक। अब वीक में मेरे को कौन दिखाई देगा? लिथियम को तो छोड़ना पड़ेगा, बाकी को साइज के बेसिस पे देखो, उन तीनों में सबसे छोटा साइज किसका है? सोडियम। इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा? सोडियम। देखो ईसीएस की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब इसमें से कोई मेंबर हो, और नहीं तो डायरेक्ट उसको वो भी कर सकते हैं, बाईपास। बाईपास कैसे करेंगे? हाईएस्ट लिथियम, बाकी किसको देखो साइज पे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 18। 3, 18 और 31, तीन क्वेश्चन करो आप तो। 18 में बताओ क्या लिथियम दे रखा है, तो बस का मतलब बाकी को किस पे देख लो? साइज के बेस। किसका साइज इन सब में सबसे बड़ा है? बेरियम का, क्योंकि उस ग्रुप में सबसे नीचे वही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। ये किसका क्वेश्चन है? डेंसिटी का। तो डेंसिटी तो हमें याद ही है, अभी थोड़ी देर पहले याद किया था ना। इस तरह से क्वेश्चंस करने बेटा अपने को। सॉरी, इसके ऊपर वाला 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा था मैं। लिथियम नहीं दे रखा हो तो ऑटोमेटिकली किस पे स्विच कर जाना? साइज पे। जिसका साइज बड़ा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा। आ जाएगा? चलो जल्दी से। लिथियम का कौन सा कलर बताना है? क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन मतलब चटकीला। सोडियम का गोल्डन येलो। पोटेशियम का वायलेट। केवी केंद्रीय विद्यालय। रूबी का रेड वायलेट। तो रूबी रेड से ही पता लग जाएगा, बाकी सब में रेड के आगे कुछ लगा दिया। इसने पूरा पहले रेड लगाया और फिर वायलेट लगाया। सीजियम ब्लू। ऐसे देखो, रूबी को ऐसे भी याद कर सकते हो, रूबी रेड है ना, केंद्रीय विद्यालय का वी यहां पर है, तो ये भी तो केंद्रीय विद्यालय में होगी। नेक्स्ट, कैल्शियम ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम डार्क रेड। तो यहाँ पे क्रिम्सन रेड भी लिखा हुआ मिल सकता है, पर डार्क रेड भी हो सकता है, तो हमने तो सरदार बनाया था। और बापजी बेरियम एप्पल ग्रीन। ठीक है, इस तरह से हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वही किससे जोड़कर देखना है हमें? केमिकल बॉन्डिंग से। इसमें तो मोस्टली चीजें किससे रिलेट कर ली हमने? डी ब्लॉक से, है ना। अब कर दो सब। ये वाला लिख रहे हो क्या आप? अच्छा, ये वाला तो हो गया। इसको तीन पार्ट में क्यों डिवाइड किया, समझ गए? ताकि हमें किससे जोड़कर देखना है? पेज नंबर 146 पर हाइड्रोजन से। कौन ठंडे पानी में हाइड्रोजन निकाल देगा? ये लेके बारात श्री काना। फिर हॉट वाटर से मांगे आलू मंजन कर, है ना, मंजन करने के बाद। और यहां पर फेंक दो कबाड़ में, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। किसके घर मारा छापा? युगट्टू के यहाँ। अच्छा, सेंटर वाला। ये रिड्यूसिंग नेचर किससे देखेंगे, समझ गए आप? सबसे आगे लिथियम, बाकी सबको किस बेसिस पे अरेंज कर देना? साइज के बेसिस। और उसके बेसिस पे हमने तीन क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रेंड बना लेते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है। केमिकल। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा प्रॉपर्टी के लिए? फर्स्ट ग्रुप की सेकंड ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। क्यों होगा? उनकी आईपीज कम है इसीलिए, है ना। तो रिएक्टिविटी ग्रुप वन मोर रिएक्टिव देन ग्रुप टू। क्या रीजन लिखे? एक तो आईपी कम, साइज ज्यादा, इसीलिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा। अब देखो, लिथियम अपने ग्रुप के साथ ना रहकर किसके साथ जाएगा?
पड़ोस के साथ, क्योंकि उसका वहां पर रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? डाइगोनल। इसीलिए वो वही निभाएगा। अपने ग्रुप को तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया है ना। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि मैं दो तीन चीजें बोलूंगा, उनको जरा समझने की कोशिश करना। लिथियम का साइज छोटा है बेटा, बेरिलियम का साइज भी छोटा है, और मैग्नीशियम का साइज भी छोटा ही मानना है, क्योंकि डायगोनल रिलेशन है। आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ा हो तो आपको याद हो, Li+ का साइज मैग्नीशियम +2 के साइज से या तो बड़ा ही बताना है या ऑलमोस्ट इक्वल बताना है। इसका मतलब मैग्नीशियम का साइज कंपैरेटिवली हम क्या ही कंसीडर कर रहे हैं? छोटा। जिनका साइज छोटा होता है उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा हो जाती है बेटा? चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, आपने याद करो, हमने एक रिलेशन बना था फाई। फाई क्या होता है? चार्ज बाय रेडियस या साइज। तो जिनके पास साइज ज्यादा उनका फाई छोटा, जिनका साइज छोटा उनका हाई फाई। कैसे याद रखेंगे? हाई फाई। तो हाई फाई किनका ज्यादा होगा? जिनका साइज छोटा होगा। किनका हाई फाई कम हो जाएगा? जिनका साइज बड़ा। किनका साइज सबसे बड़ा है? पोटेशियम, रुबिडियम और सी। अच्छा, एक चीज तो ये समझ में आ गई अपने को कि हम फाइव भी बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। लिथियम वाले ग्रुप में बाकी लोगों के ऊपर भी चार्ज तो +1 ही है, बट साइज बड़ा होने से उनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? छोटी हो गई। लिथियम की चार्ज डेंसिटी क्यों ज्यादा बोलते हैं हम? साइज छोटी। अब अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक। एस ब्लॉक में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? कैटायन बनाने का। कैटायन बनाने का तो मतलब एनायन ढूंढेंगे। तो एनायन ढूंढेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है जरा समझ लेते हैं कि लिथियम सिर्फ कफ के साथ ही आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, टेस्ट में भी काम आएगा। बेरिलियम सिर्फ कार्बन के साथ ही आयनिक बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कफ के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये सिर्फ कब की बात कर रहा हूं मैं? जब कोई दूसरा मोनो आ जाए। बड़े ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। कार्बोनेट, सल्फेट, वहां तो हमेशा हर कोई आयनिक ही बनाएगा। ये तो सिर्फ इनके साथ बात करें कि इनमें से कोई एटम आ गया। अब मान लो क्लोरीन आ जाए, तो क्लोरीन इन सबके साथ कैसा होगा बेटा? कोवेलेंट होगा। ब्रोमीन आ गया तो और कोवेलेंट। आयोडीन आ गया तो मोर कोवेलेंट। क्योंकि आप याद करो फजान का रूल क्या था कि जब जब साइज बड़ा होगा एनायन का, पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा का मतलब कौन सा कैरेक्टर ज्यादा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। याद है ना फजान के रूल? वो पोलराइजेशन को बताएंगे, है ना। तो यहां पर फजान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सर यहाँ तो आयनिक ही चल रहा है, यहाँ पे फजान लगाने का कोई फायदा नहीं है। और आप याद करो एक चीज और पढ़ी थी, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। तो मान लो लिथियम का कार्बोनेट हो और उसका कंपैरिजन किया जा रहा हो किसी दूसरे कार्बोनेट के साथ, तो किस बेसिस पे करोगे कंपैरिजन? साइज के बेसिस पे। तो आप देखो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पर। थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन देखो, उसमें लाइन से बहुत सारे दे रखे हैं। एक्सरसाइज 1 में जैसे क्वेश्चन नंबर देखो आप 11, ये रेडियस पर बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखो 27, 26, ये सब थर्मल स्टेबिलिटी वाले ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं जिनमें स्टेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। पेज टर्न करो 130 उस पर, वहां देखो किसकी स्टेबिलिटी। 45 वाला क्वेश्चन देखो, ये सब किस पर बेस्ड है? थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फैक्टर बताया था, स्मॉल प्लस स्मॉल स्टेबल और लार्ज प्लस लार्ज स्टेबल। ये रूल अभी भी काम आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। बताओ किस किस को स्मॉल बोला था? ऑक्साइड, हाइड्राइड और फ्लोर। बाकी सबको क्या मानेंगे? क्या परोक्साइड को लार्ज बोलें? क्या सुपर ऑक्साइड को लार्ज बोलें? एक तो ये कंसेप्ट है अपना। अब देखो कार्बोनेट आया तो लार्ज, लार्ज के साथ लार्ज। किस किस का कार्बोनेट टूटता ही नहीं है? ये तो याद ही है अपने को। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी देखा,
सॉल्युबिलिटी में भी हमने कभी तो किसको फॉलो करना है, हाइड्रेशन को, कभी किसको फॉलो करना है, लैटिस को। लैटिस को हमने लीना से याद किया था। लैटिस में अगर लीना आ जाए, है ना, और कौन आ जाए, ओफो। ओफो में कौन था, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, ये आ जाएं तो मैं कौन सी एनर्जी लगा दूंगा, लैटिस। कुछ कुछ एक्सेप्शन थे, 3, वो हमने लास्ट में पढ़े थे। तो ये आपके कल के टेस्ट वाली चीजें हो गई। अब इसको रिलेट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, किन किन का साइज छोटा कंसीडर करना है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो उनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये बात बोल चुका हूं मैं। दूसरी बात सुनो, क्या जिस कैटायन के पास चार्ज ज्यादा, तो उसको ज्यादा चार्ज वाला एनायन भी तो चाहिए। जिस एनायन के पास चार्ज ज्यादा, उसको ज्यादा चार्ज वाला कैटायन भी तो चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, है ना। अब देखो कार्बोनेट का साइज क्या हो जाता है बेटा, लार्ज। जब लार्ज साइज हो जाएगा तो उसको कैटायन भी कैसा चाहिए, लार्ज। तभी तो उसकी स्टेबिलिटी किसके साथ आती है, बड़े वालों के साथ। तभी तो सीजियम का कार्बोनेट कभी टूटेगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड आ गए तो उनकी स्टेबिलिटी किसके साथ आएगी, लार्ज साइज के कैटायंस के साथ। अब यही चीज ध्यान रखना है। तो जब मैं केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले मैं जिसको ले रहा हूं वो है रिएक्शन विद एयर। किसके साथ रिएक्शन ले लें, एयर के साथ। अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे एयर के, या तो एयर होगी ड्राई या फिर एयर होगी मॉइस्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर ड्राई एयर आ जाए तो क्या क्या बनाना है। ड्राई एयर में दो ही चीजें सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो होता है ना। जब मैं मॉइस्ट एयर की बात करूंगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ आप किसको मिलोगे, वाटर और CO2। तो कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से देखिएगा। ड्राई एयर में नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करेगा बेटा तो क्या बनाएगा, नाइट्राइट एस ब्लॉक के साथ। बताओ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज कौन सेटिस्फाई कर सकता है, जिसके पास पॉजिटिव में चार्ज ज्यादा। पॉजिटिव में चार्ज किसके पास है, सेकंड ग्रुप के पास। सेकंड ग्रुप के पास कितना चार्ज है, +2। और फर्स्ट ग्रुप में से किसके पास चार्ज ज्यादा है, इसीलिए नाइट्राइट सिर्फ कौन बनाएगा, लिथियम, और सेकंड ग्रुप के सब। मीनिंग समझ में आया कैसे, क्यों बोला मैंने, क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो ग्रुप 1 में से सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, लिथियम। सो लिथियम एंड सेकंड ग्रुप ऑल फॉर्म्स नाइट्राइट। बाकी क्यों नहीं बनाएंगे, सर उनके पास चार्ज भी कम है और साइज भी ज्यादा है, तो वो नाइट्रोजन के इतने चार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो कौन कौन बनाएगा, लिथियम बनाएगा और सेकंड ग्रुप के। अब बात करो ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन के साथ तो सभी रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन तो सभी के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑल एस ब्लॉक फॉर्म्स ऑक्साइड। ये बात यहां पे क्लियर हो गई। अब ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि आपको याद है ऑक्साइड के अलावा परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी तो बनेंगे। तो मैं यहां पर ऑक्साइड्स के 3 पार्ट बना रहा हूं। ऑक्साइड का मतलब है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला वो लोग क्या लिखेंगे, परऑक्साइड और लिखेंगे सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है O-2, पर ऑक्साइड का O2-2, सुपर ऑक्साइड का O2-। समझो, इसको रटना मत, समझ में आएगा बड़े आसानी से। बताओ इसमें सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके पास है, नॉर्मल के। इसमें 2 के ऊपर 2 है, यानी कि एक के हिस्से में -1। इसमें 2 के ऊपर -1 है, तो एक के हिस्से में -0.। अब देखो, ज्यादा चार्ज ज्यादा कैटायन चाहिए, कम चार्ज मीडियम है ये, और ये सबसे कम वाला है। ज्यादा, मीडियम, बहुत कम, समझ गया। अब इसके साथ तो हर कोई बनाएगा, है ना। पर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम चाहे कितनी भी ऑक्सीजन दे दो,
वो हमेशा सिर्फ क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। तो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम अगर आपने एक्सेस ऑक्सीजन दे दी, ये किसका केस है बेटा, एक्सेस ऑक्सीजन का। एक्सेस ऑक्सीजन के केस में तीन चीजें बनती हैं, या तो ऑक्साइड बनेगा या परऑक्साइड बनेगा या फिर सुपर ऑक्साइड। ये तीनों हमेशा क्या ही बनाएंगे। पर अगर आपने एक्सेस ऑक्सीजन दे दी तो कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड के अलावा क्या भी बनाएंगे, परऑक्साइड। बताओ परऑक्साइड में चार्ज मीडियम आया कि नहीं आया, मीडियम साइज के एलिमेंट्स बोलो, सोडियम और सेकंड ग्रुप के वो तीनों, वो सब बनाएंगे। सोडियम का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2O2। बाकी तीनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, BaO2, SrO2 और CaO2। यानी कि ये चारों क्या बनाएंगे, परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कौन बना सकता है, जिनका साइज सबसे बड़ा, वो कौन है, जो रूबी के साथ खड़े हैं। जो किसके साथ खड़े हैं, रूबी के साथ। ये लो, रूबी के साथ क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। तो आप इसको कैसे याद रख लेंगे, रूबी के साथ सुपर ऑक्साइड, रूबी के साथ सुपर ऑक्साइड। यहां पर सोडियम वाला ग्रुप है ना, तो आपको यहाँ तो मीडियम साइज से देख ही लेंगे अपन। और यहाँ पर सबसे लीस्ट, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सुपर ऑक्साइड वही बना सकते हैं जिनका साइज बड़ा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम। परऑक्साइड वही बना सकते हैं मीडियम, ये चारों मीडियम होते हैं। और ऑक्साइड ही बनाए केवल, उनका साइज छोटा। अब इनमें से बताओ कौन कौन, इनमें तीनों में कंपेयर करना है। एक और चीज बताओ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10। तो ये हो गया डायामैग्नेटिक, क्योंकि E1 नंबर आ रहा है। E1 पे मतलब क्या होता है, डाया। 10 में केवल B2 को ही बोलते हैं पैरा, और कहीं नहीं। मैंने बोला था ना और कहीं मत बोलना। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने बताओ, 18। E1 नंबर है, डाया। यहां बताओ लास्ट में, सर यहां पर तो पैरा होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर पैरा मैग्नेट। अक्सर कर हमने देखा जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, कलरलेस। और ये कलर्ड। क्यों है कलर्ड, क्योंकि एक अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इन तीनों में पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, नॉर्मल, क्योंकि चार्ज ज्यादा, लैटिस बनेगा। लैटिस में तो हमें पता है लैटिस किससे देखते हैं, चार्ज से। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए बेटा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, नॉर्मल की, फिर परऑक्साइड, और सबसे कम सुपर ऑक्साइड। ये सब किसके बारे में है, ऑक्साइड ऑक्साइड। अभी तो कौन किसके साथ रिएक्शन देखिए, ड्राई एयर। अभी तो किसमें चलेंगे, मॉइस्ट में। लिखो जल्दी, ये वाला तो मत लिखना, ये तो अपने को याद ही है। ये हम सब किस में पढ़ के आए हैं, केमिकल बॉन्ड। अगर आपने एक्सरसाइज 2 देखी हो इसकी, तो आज तक कुल 5 ही क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्यों नहीं आते, क्योंकि इसकी मर्जिंग हो चुकी है ऑलरेडी, किसके साथ, केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड में। इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पिक करता है। पर ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ए अरेवेयर वाला।
है? एयर में ड्राई है कि मॉइस्ट है? क्यों? वहां लिखा हुआ आएगा, आपको कैसे पता कि उसने एयर ड्राई लिखी है कि मॉइस्ट लिखा? वो तो खुद ही लिख कर देगा ना, हम हवा में थोड़ा ना बता सकते हैं बात। ये तो वो देगा कि हाँ आप ड्राई से कराओ। फिर आप क्या मत, फिर आप सिर्फ इन दोनों की तरफ फोकस करना। अभी करेंगे इसका क्वेश्चन। अरे आपको कुछ भी चीज रटने बटने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही देता है कि बताओ क्या बनाना है, बताओ क्या होगा, तो देख के बता देंगे। एक बार देखा हुआ होना चाहिए पर, है ना? अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि यार सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा। पहले चार्ज देखो, सुपर ऑक्साइड कम चार्ज, बड़ा साइज पकड़ो। पर ऑक्साइड मीडियम चार्ज, मीडियम पकड़ो। ऑक्साइड बहुत सारा चार्ज, बिल्कुल छोटे वाले देखो। और हमने तो याद भी कर लिया, सुपर ऑक्साइड को कैसे याद करेंगे? रूबी के साथ। और पर ऑक्साइड को बहाना सर का, बहाना सर का, ये रहा बहाना, किसका? सर का। और ली को हो गया कोरोना, तो ली ने मांगी भीख, किसकी? ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ मेरे। कोरोना की सेकंड वेव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही किसका था? ऑक्सीजन का। मिल ही नहीं रहे थे। और जो इंजेक्शन मार्केट में इतना सस्ता था, वो उस समय 8-8 हजार का, 20-20 हजार का। ये वाला पार्ट हटा दूं? मॉइस्ट एयर की जब बात करोगे बेटा, तो मॉइस्ट एयर में सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी मेटल अपना क्या बनाएगा? ऑक्साइड। तो मॉइस्ट एयर की जब बात आएगी तो ऑर्डर याद रखेंगे हम कि सबसे पहले मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, और अपना क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड पानी में भीग के क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और फिर मेटल हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? CO2 के साथ, और क्या बना लेगा? कार्बोनेट। तो ये हमें उसी तरह से प्रोडक्ट बनाने की, जब भी मॉइस्ट एयर दे रखा होगा, कितने प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं? 3। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मेटल का। ये तो किस ग्रुप की बात कर रहा हूं? फर्स्ट ग्रुप की। पर फर्स्ट ग्रुप में लिथियम साथ में क्या भी बना देगा? नाइट्राइड भी बनाएगा वो तो उसके केस में एक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। सेकंड ग्रुप भी नाइट्राइड बनाएंगे, तो उनके केस में ये 3 तो बनेंगे ही सही, साथ में क्या भी बना देना? नाइट्राइड भी बना देना। लिख लिया हो तो क्वेश्चन करें इसके बेसिस पे। सब लोग आ जाओ, वही पेज नंबर 134 135। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पिक करो 20, पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 20। देखो उसने साफ साफ लिखा है, सोडियम किस में एक्सपोज कर दिया? कौन सी एयर है? ड्राई कि मॉइस्ट? मॉइस्ट। मॉइस्ट में आते से मुझे प्रोडक्ट देखने हैं। बताओ सोडियम कितने प्रोडक्ट बनाएगा? 3। क्या क्या बनाएगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बन। देखो कौन सा आंसर है। आपने सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं लिया? सर उसमें एक एक प्रोडक्ट कम कर दिया, जबकि उसको बनाने तीनों पड़ेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन देखो इसी पेज पर, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 35। अब कौन सी एयर ले ली? ड्राई। बेटा देखो जब भी खाली एयर लिखे तो ड्राई ही मानना है, और मॉइस्ट लिखे तो समझ ही जाएंगे हम। अब ड्राई एयर में ये नहीं बनाना, सिर्फ ये दोनों बनाने हैं। बताओ लिथियम क्या बनाएगा? सर नाइट्राइड भी बनाएगा और ऑक्साइड। सोडियम खाली क्या बनाएगा? वो नाइट्राइड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? समझ गए ना? क्योंकि इतना ज्यादा चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा बेटा, इसीलिए वो नाइट्राइड नहीं बन। अब बताओ ऑप्शन आया नहीं आया आपका? आ गया?
उसी पेज पर, सेम पेज पर आप क्वेश्चन नंबर देखो 36। 36 पेरोक्साइड का फॉर्मूला देखना है। कौन बना रहा है पेरोक्साइड? BaO2। भाई देखो Na2O नॉर्मल ऑक्साइड है, RbO2 सुपर ऑक्साइड है, KO2 सुपर ऑक्साइड, तो बचा कौन सा अपने पास? BaO2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो 27। आ गया? क्योंकि सुपर ऑक्साइड देखना है, सुपर ऑक्साइड किसके साथ? रूबी के साथ। फिर 46, इन दिस रिएक्शन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड तो हमें मालूम है कौन बना सकता है, पोटेशियम बनाएगा इसमें से, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, मैग्नीशियम नहीं बनाता परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, क्यों नहीं बनाता बेटा? क्योंकि उसका साइज छोटा है, जबकि सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बड़े हैं, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आओ 52। 52 ये आप मार्क भी करते जाना अपनी नोटबुक में, ये सारे क्वेश्चन करने सब इसी पर बेस्ड हैं। 52, in between metal A and B both form oxide but B form nitrite। तो हम समझ गए नाइट्राइट तो कहां से आएगा, या तो लिथियम होगा या सेकंड ग्रुप होगा। तो दोनों को जलाया, सो ए और बी क्या है? तो आपको मालूम है ए तो सिर्फ क्या हो सकता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम या सीज। दे रखा है कोई? यस, फोर्थ। ठीक है, पकड़ लेंगे ना इस तरह से। चलो अब आप याद करो, आपने हाइड्रोलाइसिस भी पढ़ रखा है, हाइड्रोलाइसिस पढ़ रखा है। बताओ लिथियम के नाइट्राइट का हाइड्रोलाइसिस हो तो क्या बनेगा? नाइट्राइट अगर हाइड्रोलाइसिस में जाएंगे तो मुझे मालूम है कि सेंट्रल एटम अपना क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि OH तो किस पे अटैक करेगा? उसी पर ही अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल है, तो मेटल पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन नेगेटिव होता है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? NH3 रिलीज होगी कि नहीं होगी? तो आप देखो उसी पेज पे जहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 52 किया, उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 58 भी देखो। एक वायर है, किसका बना हुआ है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। उसको जलाया हवा में तो दो चीजें बन सकती हैं, या तो हाइड्रोक्साइड या तो ऑक्साइड बनेगा या फिर नाइट्राइट बनेगा। फिर आपने उसको किस में ले गए? पानी में, तो पक्की बात है या हाइड्रोलाइसिस होएगा, है ना, और गैस निकलेगी वाई। तो अब आप देखो सोडियम वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन सी गैस बना दी? NO2। कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती, हटाओ उसको। बेरिलियम में NO2 बनती नहीं है। आपको याद है ऑक्साइड अगर होगा तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा हाइड्रोलाइसिस पे, NO2 कहां से बन जाएगा? फिर मैग्नीशियम होगा तो CO2 भी नहीं बनेगी, क्योंकि CO2 कार्बोनेट से निकलती है। बचा कौन सा ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन। बस ऐसे ही ऑप्शंस को ऑड वन आउट करते चले जाएंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर किसी ने ऑक्साइड बनाया तो ये हाइड्रोलाइसिस ही तो है, क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और अगर नाइट्राइट बनाया तो हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगी? अमोनिया। तो बस हमें इसी, और हाइड्रोक्साइड तो दोनों ही केस में बनता है। इसका मतलब फर्क किससे आएगा कि NH3 बना कि नहीं बना। NH3 बना तो पक्का नाइट्राइड होगा, और NH3 नहीं बना तो पक्का ऑक्साइड ही रहा होगा। क्लियर हो गई मेरी बात यहां तक? इसी तरह से हमें इन सारे क्वेश्चंस के क्या करने हैं? आंसर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम, अभी तो मैंने एक ही चीज ली, क्या चीज? रिएक्शन विद एयर। अब बस सब सारे छोटे छोटे आएंगे, है ना।
अब ज्यादा हमारे पास दिक्कत, बड़ी चीज निकल गई, अब छोटी चीजें आएंगी। ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला लिखा बीच वाला, रिएक्शन विद एयर के बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे हम लिखें रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा, हाइड्राइड। फॉर्मूला बनाओ ग्रुप 1 का। सर ग्रुप 1 का फॉर्मूला बनेगा MH, और ग्रुप 2 का MH2, यही बनेगा ना। चलो फॉर्मूला लिखवा दो जल्दी से। लिथियम का क्या बनेगा, LiH, फिर NaH, KH, RBH और CSH। उधर बताओ क्या क्या बनेगा, BH2, MgH2, CaH2, SrH2 और BaH2। अब याद करो ये किस नेचर के होंगे, कोवेलेंट, क्योंकि बेरिलियम सिर्फ किसके साथ आयनिक होता है, कार्बन के साथ। यहां तो कौन है, हाइड्रोजन। और मैग्नीशियम किसके साथ आयनिक होता है, कॉफ के साथ, COF के साथ। तो COF में से तो कोई नहीं है, यानी कि ये दोनों सारे दोनों कोवेलेंट हैं, बाकी सब क्या रहेंगे, आयनिक। रेस्ट आर आयनिक। इसके बारे में मुझे कुछ बताना है। CaH2 इसका एक कमर्शियल नेम है हाइड्रोलिथ। इसका क्या कमर्शियल नेम है, हाइड्रोलिथ। एक्चुअल में पुराने जमाने में इसका यूज होता था हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था, हाइड्रोलिथ रख दिया। ये आएगा आपके, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे हाइड्रोजन, तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा इसका, है ना। और वो क्वेश्चन आएगा पेज नंबर 141 पे शायद, या फिर 147 पे, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 147 पे, 147 के बिगिनर्स बॉक्स पे। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोलिथ का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, CaH2 की बारे में बात कर रहा है। थर्ड, रिएक्शन विद हेलोजेंस। अब हेलोजेंस में दो केस होंगे, या तो कम हेलोजन दिया या फिर ज्यादा। तो हो सकता है कि हमारे पास बने नॉर्मल हैलाइड, या फिर बेटा हमारे पास बन जाए पॉली हैलाइड। नॉर्मल हैलाइड का तो फॉर्मूला आपको याद है, X माइनस होता है, और पॉली हैलाइड का फॉर्मूला होता है X3 माइनस, यानी कि 3 हेलोजन पर 1 माइनस। याद करो इसका एक अच्छा एग्जांपल था आपका ऐसा, अजाइड में पढ़ा था एक तो ऐसा, है ना। अब आप यहाँ फिक्स कर लेना कि ये कौन कौन बना सकता है, सिर्फ दो ही एग्जिस्टेंस में, बाकी दोनों नहीं है। या तो ये होगा Br3 माइनस, या फिर I3 में। फ्लोरीन नहीं बनाता बेटा, और क्लोरीन नहीं बनाता, है ना, सिर्फ ये दोनों बनाएंगे। नॉर्मल हैलाइड सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो तो सारे ही बनेंगे। अगर ग्रुप 1 हुआ तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मल हैलाइड का, MX1 या MX खाली, है ना, MX, और यहां क्या बनेगा MX2। अब तो मुझे सिर्फ केवल उसके बारे में बात करनी है। पॉली हैलाइड कौन बना सकता है ये बता दो बस, क्या सारे मेटल पॉली हैलाइड बनाएंगे क्या, तो कौन बनाना चाहिए। अरे यहां देखो चार्ज डेंसिटी कितनी रह गई, 1/3। इसका मतलब सबसे कम चार्ज डेंसिटी किन 3 लोगों के पास थी, रूबी के साथ। किसके साथ थी, रूबी के साथ। इसीलिए ये सिर्फ कौन बनाएगा, रूबी के साथ वाले, यानी कि पोटेशियम, रुबिडियम और सी, ये तीनों ही क्या बनाएंगे, पॉली।
और नॉर्मल हैलाइड सब बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे बताओ ये तीनों रूबी के साथ? सर क्योंकि वहां चार्ज डेंसिटी कम है और इन्हीं तीनों के पास चार्ज डेंसिटी सबसे कम होती है। रिएक्शन विद मरकरी, जब भी कोई मरकरी के साथ रिएक्ट करता है तो अलॉय बनाता है, और वो अलॉय का नाम क्या होता है? अमलगम। पानी के साथ। अब आपको मालूम है थोड़ी देर पहले सब लोग कार में बैठ के जा रहे थे, सबसे नाराज कौन चल रहा है? माता जी चल रही। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ये पानी के साथ कम ही मेलजोल है लिथियम का, है ना। जैसे ही सोडियम के साथ जाओगे, सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, थोड़ा फास्ट। विग्रसली का मतलब होता है थोड़ा फास्ट, है ना। और रुबिडियम और सीजियम और पोटेशियम फायर लगा देगा, आग लगा देगा। पुराने जमाने में वो जो आते थे ना बाबा लोग, तो पानी में आग लगाने का चमत्कार करते थे, वो यही होता था। इसके अलावा रुबिडियम, अब जब इसने आग लगा दी तो रुबिडियम और सीजियम को तो सिर्फ क्या ही करना, धमाका। तो ये कर गए एक्सप्लोड। कार किसकी थी? बेटे की। पिताजी से मांगी थी, पर आप याद करो बीच में पिताजी ने ड्राइविंग सीट बदल दी। बेटा हो गया नाराज, कहता मैं तो नहीं नहा रहा। डो नॉट रिएक्ट। किसी शादी में ही तो जा रहे होंगे, वहां पे जाके उसने मना कर दे मैं तो ऐसे ही गंदा गंदा ही जाऊंगा। माता जी को नखरे दिखाने, इसलिए उनके लिए लाया गया गर्म पानी। ये आप ले लो थोड़ा सा गर्म पानी। बाकी तीनों तो सीधे ही लोग हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैम। कार भी ठंडे पानी से धो ली, पिताजी भी ठंडे पानी के साथ ही नहा लिए। कार भले ही पापा दिलाएं, पर ध्यान वही रखते हैं। चलाता बेटा है, पर उसका ध्यान कौन रखते हैं? फादर। आपके घर में भी आपने देखे होंगे ऐसे गण। बेटा तो ऐसे ही लाके खड़ी कर देगा, उसके ऊपर कवर डालेंगे पापा, है ना। ध्यान कौन रखेगा? पापा। और ये सब करते देख के माता जी हमेशा ही बोलती हैं कॉल दिलाओ इसको। तो वही कहानी इस घर में भी चलती रहती है। ये वाला पार्ट हटा दो, मॉइस्ट एयर। देखो बुक में सारी रिएक्शंस आ गई दिखे, मैंने सबको ही ले लिया दिखता है। अब एक लास्ट बचेगी सिर्फ, लाइन से देख लो। बस वाटर के साथ अब लिक्विड अमोनिया रह गया होगा। डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया। क्या अमोनिया एक पोलर सॉल्वेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। इसमें म्यू आता है, लॉन पेयर है, और ईएन डिफरेंस भी है, तो इससे तो पोलर सॉल्वेंट है। जहां पे वाटर काम नहीं आता ना बेटा, वहां किसका काम ले लेते हैं हम? अमोनिया, क्योंकि ये भी पोलर होता है। पर अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तब हम उसको हाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, पर जब अमोनिया के साथ होती है तो उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलेंगे सॉल्वेशन? क्योंकि एक सॉल्वेंट ही तो है। ठीक है। अब क्या होगा कि हम इनको, इन सारे एलिमेंट्स को उठा के पानी में से तो कर ही देख ही लिया इनका बिहेवियर कैसा अजीब अजीब सा है, अब उठा के किस में रख देंगे? अमोनियम। जैसे ही अमोनियम में रखेंगे दो जने फिर मना कर देंगे। अब आप कहते पूरे परिवार में दो ही जने गड़बड़ हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं वी डू नॉट रिएक्ट। उन्होंने पानी के साथ ही नखरे दिखा दिए, तो इसके साथ तो पक्की बात है
पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी आईपी बहुत ज्यादा, ड्यू टू हाई आईपी। क्या पानी से ज्यादा पोलर नेचर हो सकता है क्या अमोनिया का? नहीं होगा। वाटर इज मोर पोलर देन वाटर। तो ऐसे केस में जब उन्होंने वाटर के साथ ही कुछ नहीं किया, तो यहाँ तो इनके साथ बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो क्या होगा। हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेते हैं ना, वो लेते हैं सोडियम का। आप सोडियम, सोडियम क्यों लेते हैं? क्योंकि सोडियम इंटरमीडिएट है, ना तो इनकी तरह ज्यादा वायलेंट है, ना इनकी तरह ज्यादा शांत है, बीच का है। इसके साथ हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सोडियम को जैसे ही आप लिक्विड अमोनिया में प्लेस करोगे, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि सोडियम की इतनी ही आईपी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? लूज करेगा। अब देखो सॉल्यूशन में दो चीजें आ गई, आयन भी आ गया और इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो जो आप देखोगे, तो इस तरह से सोडियम, ये अमोनिया इसको घेरना चालू करेगा। तो घेरने के समय आपको याद है पॉजिटिव की तरफ कौन सा पार्ट रहता है? नेगेटिव। अब आप बात करो वाटर में, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने? हाइड्रेशन। यहां पर इसका नाम क्या होगा? सॉल्वेशन। तो वो इस तरह से इसको सराउंड करना स्टार्ट करेगा। तो कुछ अमोनिया तो इसको सराउंड करेंगे, और कुछ अमोनिया किसको सराउंड करेंगे? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वहां नेगेटिव ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में किसको आगे कर दिया जाएगा? हाइड्रोजन को। तो आपको बुक में एक्स और वाई लिखा हुआ मिला होगा। तो एक्स और वाई इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल मोल में से कुछ मोल तो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? अमोनिया के साथ, अमोनिया इसके साथ सोडियम के साथ, और कुछ मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ। कुछ अमोनिया सोडियम को घेर रहे हैं और कुछ अमोनिया इसको, इसीलिए इस तरह से लिखा रहता है एक्स और वाई। बताओ अब इस सॉल्यूशन को देख के बताओ, क्या इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है, आयन भी है? तो ये नेचर में कैसा होगा? कंडक्टिंग। क्योंकि भाई दोनों चीजें हैं, कंडक्शन के लिए दो ही चीजें चाहिए। क्या इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन है, फ्री पड़ा हुआ है। क्या रिड्यूसिंग होगा? यस सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ जुड़ेगा तो उसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। क्या यहाँ पर इसका कोई कलर होगा? यस सर, और इसका कलर क्या माना है? ब्लू आया है, केरोसिन के जैसा। तो इट हैज ब्लू कलर। तो अपने को यहाँ पर इस सारे सॉल्यूशन की क्या लिखनी है? प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा वाला पार्ट हटाऊं? मिडिल वाला। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इसी तरह का पूछा जाएगा कि बताओ इस वाले सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से बोलते जाओ। क्या ये सॉल्यूशन नेचर में कंडक्टिंग है? यस सर, क्योंकि इसमें कंडक्शन के लिए सब कुछ है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? यस सर, क्योंकि इसमें हमें क्या दिख रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये सॉल्यूशन जो है कलर्ड है? यस सर, इस सॉल्यूशन का क्या कलर लिखा हुआ है? ब्लू कलर। और फोर्थ, क्या ये सॉल्यूशन रिड्यूसिंग भी है नेचर में? यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसके साथ चिपकेगा उसका रिडक्शन कर देगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब होगा क्या? ये सोडियम काफी देर से देख रहा है कि इसने मुझे घेर तो लिया, घेर लिया तो कुछ लड़ाई धड़ाई करनी पड़ेगी, है ना? तो वो इससे लड़ेगा। तो पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्या रिलीज कर देता है? हाइड्रोजन। तो यहां भी तो रिलीज करेगा। वहां वाटर के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। यहां बनाएगा अमाइड। तो केस नंबर 1, ऑन लेफ्टिंग द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए हमने इसको क्या कर दिया बेटा? छोड़ दिया। ऐसे ही तो छोड़ने पर सोडियम धीरे धीरे किसके साथ रिएक्ट करेगा? अमोनिया के साथ। और इसमें से क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन निकलते से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। बताओ मिलकर क्या बनाएंगे? NaNH2, अमाइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? अमाइड। जैसे ही अमाइड बना, इसका सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? फेड। सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज, क्योंकि वो रिएक्शन होने लग गई। अब दूसरा केस, आपने इसमें क्या ऐड कर दिए?
मेटल के पीस। आपने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी बेटा? मेटल की। तो केस नंबर 2, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, बढ़ाते से ही बहुत सारा मेटल इकट्ठा हो जाएगा। और आपको याद है जब मेटल मेटल इकट्ठा होंगे तो क्लस्टर बनाना चालू करेंगे। क्या बना लेंगे? बड़े बड़े लम्स, ढेले, है ना, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा गट्टा। तो बोलेंगे कि मेटल क्लस्टर्स फॉर्म्ड। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है। एंड कलर बिकम ब्रॉन्ज। कैसा कलर आने लग गया बेटा? ब्रॉन्ज। अब दोनों में एक डिफरेंस आएगा, यहां पे तो कलर फेड हो जाएगा और केस 2 में कलर कैसा हो जाएगा? ब्रॉन्ज हो जाएगा। देखो कलर क्यों आया और ऐसा ही क्यों आया, कलर क्यों आया ये तो हम समझ गए, पर ऐसा ही क्यों आया इसका कोई रीजन नहीं है। और वो ब्रॉन्ज क्यों हो गया पता नहीं, रिएक्शन में थोड़ी देर बाद कलर कैसा आने लगा? ब्रॉन्ज हो गया। अब आप लिख लो इसको। अब अपना कौन सा पार्ट पूरा हो गया? केमिकल वाला। रिएक्शन हुई, कलर उड़ा, और मिलाए, ब्लू से ब्रॉन्ज हो गया। थर्टी फाइव पे 32 33 दोनों क्वेश्चन इन्हीं कंडीशन पर बेस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन इसी लिक्विड अमोनिया के ऊपर बेस्ड हैं। बताओ अमोनिया के केस में कौन कौन से नए कॉम्प्लेक्सेस बनने की पॉसिबिलिटी? सर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो अमाइड बन जाता है, और दो हाइड्रोजन कम हो जाए तो इमाइड बन जाता है। किसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? इसमें ज्यादा है ना, तो इसका मतलब जिनके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। अब बताओ लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम में से बचा हुआ कौन है? बेरिलियम और मैग्नीशियम ने तो मना ही कर दिया ना, बचा कौन है? लिथियम। तो लिथियम क्या बनाता है? अमाइड, इमाइड। और रेस्ट क्या बनाएंगे? तो अगर यहां पे लिक्विड अमोनिया में लिथियम आ जाए तो फिर आपको क्या बना देना है? इमाइड। अदरवाइज सब क्या बनाएंगे? अमाइड। इमाइड क्यों बनाएगा लिथियम? चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और ये दोनों क्वेश्चन करेंगे अपन कौन से वाले? 32 33। एक्सरसाइज 2 में से 5 क्वेश्चन में से जो हमने 2 घंटे में पढ़ा एक ही क्वेश्चन आया, फोर्थ। जो लोग लिख चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। इतना सारा चक्कर घुमाने पर एक ही क्वेश्चन आया लपेटे में। देखें उसको, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो एक मिनट, है ना। मैं बोर्ड पे नया कुछ भी नहीं लिखूंगा, वो एज इट इज रहेगा, है ना। चलो देखते हैं। बेरिलियम के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो पहला, इट सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज, गलत बात है, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है तो उसका हाइड्रोलाइसिस तो सबसे ज्यादा होगा। हमने यही तो पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी में दो ही फैक्टर आते हैं, या तो हाइड्रेशन
या फिर लेटिस। और हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, कि जिसका साइज छोटा, जो बाहर छोटा वह पानी में मोटा, यही तो पढ़े थे हम। यानी कि बेरिलियम तो पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटा है, यानी कि साइज तो उसका सबसे बड़ा होगा, इसलिए मेरा पहला वाला स्टेटमेंट ही क्या है, रॉन्ग। दूसरा देखते हैं, इसके हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यस, BeH2 बनाना बॉन्ड में पड़ा था। BeH2 ने पॉलीमर भी बनाया और डाइमर भी बनाया। थर्ड देखो, ये पैसिव होता है किसके लिए, नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायगोनल। दोनों अपने ऊपर किसकी लेयर चढ़ा लेते हैं, ऑक्साइड की। और इसी ऑक्साइड की लेयर की वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर कोई और अटैक नहीं कर पाता। तो जो एल्यूमिनियम के लिए होगा वही बेरिलियम के लिए भी सच होगा। और लास्ट पढ़ो, B2C, बिल्कुल इसने B2C ही बनाया था, एक ही बनाया था। और उसी का हमने जब हाइड्रोलाइसिस कराया था तो आप याद करो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो गई थी, C2H2। क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज था, 2 के ऊपर, है ना। तो नहीं, सॉरी, इसमें तो CH4 बनी थी, है ना। इसमें कौन सी गैस बनी थी, CH4 गैस। समझ गए। तो आज यहीं रोकें इसको, चैप्टर तो हुआ नहीं खत्म, अभी तो कम से कम हमें 45 मिनट्स और लग जाएंगे, है ना। तो वो अपन मंडे कर लेंगे, है ना। आज यहीं पे रोक देते हैं। हाँ, पर अपन ने बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर लिया, रिएक्शन वाला, याद करने वाला, और वो सब अपन ने कंप्लीट कर लिया। याद है ना, आप कौन कौन से अपन ना वापस से जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आप मॉड्यूल ओपन करो, प्रॉपर्टीज में जो जो याद करने की है ना, उन स्कीम्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्या हमारे पास ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप नहीं है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज। पर सेकंड ग्रुप में है। सेकंड ग्रुप में पीछे जाके कौन बैठ गया, माजी, किसमें, मेल्टिंग में। बॉइलिंग पॉइंट में उछल के कौन आगे आ गया, किसके पास आगे बैठ गए, बेटे के पास, माजी वहीं पर ही है। डेंसिटी में लिखना किसके साथ, रूबी के साथ। ये लिखना किस में आया था बेटा, डेंसिटी में चेंज आया था। और वहां पर तो आपको याद है बहुत ही भयंकर गड़बड़ झाला हो गई थी। किसने पकड़ ली कार, बाप जी ने। तो बाप की सरकार, बेटा माँ के साथ, ऐसे शिफ्ट हो गया था। उन्हें देख लिया था, पिताजी गुस्से में आ गए। और उसके बाद हमने क्या देखा था, कलर। क्या देखा था, कलर। कलर में आपको याद है LIC, LI का मतलब क्रिम्सन रेड। फिर उसमें नाग, नाग मतलब गोल्डन येलो। फिर आया था KV, केंद्रीय विद्यालय, वायलेट, है ना। फिर रूबी, रेड वायलेट। सी है ब्लू, सीजियम ब्लू। बेरिलियम मैग्नीशियम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो ये भी नहीं देते और वो भी नहीं देते, उन्होंने मना ही कर दिया, ऐसे छोटे मोटे टेस्ट नहीं देते हम। फिर आ जाओ, उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम के साथ हमें क्या याद रखना है, कैब। कौन सी कैब, ब्रिक रेड, रेड कलर की, सरदार। और लास्ट में क्या था, बाप जी, किसका विलेन है, राउडी राठौर का विलेन। ठीक है। और हमने देख लिया फादर तो खतरनाक ही है इस वाले सीरीज में, उन्होंने तो कई जगह बिगाड़ दिया माहौल। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कंट्रोल, वैसे है। और अमाइड इमाइड का मीनिंग समझ गए। अमाइड के पास चार्ज डेंसिटी कम, इसलिए बाकी सब उसके साथ सेट। और चार्ज हाई डेंसिटी वाले तीन ही तो मेंबर थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम। तो लिथियम ही रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों ने तो वैसे ही मना कर दिया, इसलिए उसके केस में क्या बनाएंगे, इमाइड। तो दो केस बनेंगे, थोड़ी देर छोड़ दो तो अमाइड इमाइड, और उसमें मेटल और मिला दो तो क्लस्टर बनना स्टार्ट। ठीक है, ये सब हमने आज कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच कि आप आज का समय निकाल कर पहुंचे और अपने एस ब्लॉक कंप्लीट कराया। अच्छा, आप एक काम करो, अगर किसी का